मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लास में जो जो थ्योरीज पढ़ ली हैं उसके अंदर पहला हमने पढ़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फिर उसके बाद हमने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ लिया। रिलैक्सेशन टाइम के बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन निकाल लिया। फिर हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ओम्स लॉ देख लिया कि वास्तविकता में क्या है। फिर हमने ये देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा होता है रेजिस्टेंस। अब एक तो इसके न्यूमेरिकल्स करने सारे। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है कि एक करंट डेंसिटी नाम की चीज़ और पढ़नी है और उसको रिलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। पहले करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगातार न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई वायर है, ठीक है, जैसे वायर है, मान लो कि ये वायर है, तो इस वायर में से इधर करंट जा रहा है। तो कितना करंट पर यूनिट एरिया जा रहा। क्या बोला मैंने? कितना करंट पर यूनिट एरिया जा रहा है। इसका मतलब ये जो वायर है इसके अंदर से अगर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है और इसका इस साइड का इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर 12 मीटर स्क्वायर है तो इसकी करंट डेंसिटी 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चौड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इतना बड़ा गोला बन जाता है। ये इतना बड़ा गोला बन जाता है तो इसका एरिया ज़्यादा हो गया, तो करंट डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि ज़्यादा एरिया में कम इलेक्ट्रॉन्स और कम करंट जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? घनत्व। घनत्व मतलब जितना ज़्यादा घना। तो अगर हम ये बोलेंगे कि एरिया बढ़ा रहे हो तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम ये बोलें कि इसी में ज़्यादा करंट भेज दें तो नंबर ऑफ करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा भेज देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, जगह कम रहेगी। जगह कम रहेगी तो भी क्या होगा? करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है? कितना करंट कितने एरिया में से निकल रहा है। गली कितनी मोटी है उसमें से कितने लोग निकल रहे हैं, या फिर पाइप कितना चौड़ा है उसमें से कितना पानी निकल रहा है, या फिर वायर कितना मोटा है, या फिर उसकी वायर की रेडियस कितनी ज़्यादा है, उसमें से कितना करंट निकल रहा है। ये सारा का सारा क्या है? ये सब करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखा के समझाता हूँ, डेफिनेशंस भी लिखा देता हूँ और उसके बाद इसका एक डेरिवेशन भी करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा करंट डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो वो अपना चेहरा छोटा करके साइड में आ जाते हैं और करंट डेंसिटी क्या होती है इसको लिखना चालू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज करंट डेंसिटी की डेफिनेशन चाहिए मुझको। तो अभी मैंने तुम्हें समझाई, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो लिख लो करंट डेंसिटी is defined as the electric current passing per unit area of cross section पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रैकेट में लिखेंगे एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट। एरिया शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अगर नहीं सेटिस्फाई होगा तो डेफिनेशन नहीं चलेगी। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट एट एनी पॉइंट at any point in a conductor। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बेसिकली क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, जे, और वो होता है करंट अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसका सबसे सरलतम फॉर्मूला कि जे को हम लिखे करंट, और करंट को काय में नापेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, और अपॉन में मीटर स्क्वायर ये इसका
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये इसका हो गया फॉर्मूला। यहाँ तक तो सबको बात समझ में आ गई। अब उसके बाद की जो बात है वो ये है कि स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी अपन लिख लेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वो बोलेगा कि यदि वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ भैया, ठीक है। तो डायरेक्शन बता देते हैं इसका, इट्स डायरेक्शन इज in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये जे वेक्टर है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन। अब इसके बाद जो समझने वाली बात ये है कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये एरिया शुड बी नॉर्मल टू द करंट, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में ध्यान दें, देर आर टू केसेस, ठीक है। इसके अंदर दो केस बनेंगे, दो केस की जगह मैं तीन भी बना सकता हूँ, तो तीन बना देता हूँ। तो देर आर थ्री केसेस जिसके अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट and area vector is parallel to it, or area is perpendicular to it। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ये पूरे फिजिक्स में परेशान करती है। ये एरिया क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर क्या है। तो पहले मैं समझा दूं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मान लो कि ये कोई सा एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन उससे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो है तो ये एरिया, लेकिन इससे 90 डिग्री पे एरिया बाहर की तरफ निकला हुआ मिलेगा। जैसे कि अपन फ्रूट सलाद खाते हैं तो उसके अंदर डंडी लगा लेते हैं, या फिर अपन स्टाम्प लगाते हैं कोई सा, ठीक है। तो स्टाम्प छापते हैं जैसे अपन कोई सा, जैसे ये अपन ने स्टाम्प छापा ऐसा, तो ये जैसे ठप्पा लगाया ना तो ऊपर की तरफ डंडी निकली रहती है। तो ऊपर की तरफ जो डंडी निकली रहती है उसको अपन ने क्या बोला, ये स्टाम्प है। तो ये बोला कि ये इसका डायरेक्शन है, ये इट इज़ परपेंडिकुलर। और एरिया कौन सा लेना है, तो एरिया नीचे नीचे का लेना है, ज़मीन का, ठीक है। ज़मीन का एरिया लेना है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेना है। तो एरिया वेक्टर कहलाता है ये, इट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया, जिसे हम एरिया समझते हैं वो एरिया ये है। तो इट इज एरिया एंड इट इज परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लें कि मैं तुमसे कोई सी चीज़ दिखाऊं, ठीक है। जैसे मान लें कि मैं तुमको जो है ये दिखाया हूं ऐसा गोला। तो अब ये जो गोला है, इस गोले में ये क्या हो गया बीच में, ठीक है। इस गोले में, एक सेकेंड रुके, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि इस गोले के अंदर एरिया वेक्टर क्या है। तो इस गोले के अंदर जो एरिया वेक्टर है वो सर्कुलर, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे लेना है, तो उसका डायरेक्शन लेना है ये पेन जैसा, ठीक है। ये दिख रहा है पेन जैसा। तो ये जो पेन है ये इसका डायरेक्शन है, और ये वाला इसका एरिया वेक्टर है। अब मान लो कि मैं बोलूं कि ये डस्टर है, तो इसका एरिया कौन सा है, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ना तुमको सामने, इसका एरिया वेक्टर है, एरिया है सॉरी। और ये जो डंडी लगा दी इसके ऊपर, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। अब मैं अगर बोलता हूँ शब्द एरिया, इसका मतलब मैं सफ़ेद की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं एरिया वेक्टर बोलता हूँ इसका मतलब इस काली डंडी की बात कर रहा हूँ, जो कि सील ऐसी मान लो अगर यूं करके यूं सील लगाते, तो दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज द एरिया। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन देखें उसकी, कि फर्स्ट केस जो मैंने लिया, तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट केस में, तो इस फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट
ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट है वहां तक ठीक है। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट, यानी कि क्या है, मान लें कि करंट बह रहा है, करंट बह रहा है किस तरफ, इस तरफ। ये एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने क्या बोला कि ये पाइप टाइप सोचो इसको, उसमें करंट बह रहा है इस तरफ, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर करंट बह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट जा रहे होंगे, उससे अपने को मतलब नहीं, करंट बह रहा है इस तरफ। अब इसका जो एरिया है, ये एरिया, अब ये बताओ कि एरिया और करंट में क्या रिलेशन बन रहा है। 90 डिग्री दिख रहा है तुमको यहाँ पे कि पैरेलल दिख रहा है। तो मैंने एक शब्द क्या इस्तेमाल किया, मैंने शब्द इस्तेमाल किया एरिया। एरिया बोले तो एरिया जो है वो ये है, ठीक है, ये पीले कलर का, और करंट जो जा रहा है वो ये है। अब ये पीले और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो एरिया एंड करंट के बीच 90 डिग्री का एंगल है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर, तो ये एरिया, इसका वेक्टर कहाँ, तो इसका वेक्टर ये है, तो इट इज एरिया वेक्टर और करंट के बीच 0 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे एरिया वेक्टर एंड करंट के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल। आ रही बात समझ में। तो या तो ये बोलो या ये बोलो, दोनों में से एक बोलो। ज़्यादा अच्छा क्या है, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम एरिया वेक्टर की बात करें, क्योंकि ये फिजिकल टर्म है, एरिया तो सामान्य लोगों के लिए, तो फिजिक्स के टर्म्स में ये है। तो अब यहाँ पे फिर से देखें, इस तरीके का अगर सिस्टम दिया है, तो यदि वो बोल रहा है कि एरिया वेक्टर, तो हम बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर नाम की जो चीज़ है वो तो ये है, तो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द करंट, but area is perpendicular to it, area is perpendicular to it। ठीक, अब इस केस में करंट डेंसिटी की बात की जाए तो वो होता है करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इसका मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो इस केस के लिए ही बनी है, दूसरे केसेस के लिए फिर से डिफाइन करना पड़ेगा उसको। अब कितना करंट कितने एरिया में से पास हो जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा, इसमें से करंट पास हो रहा है। अब मान लो करंट बढ़ गया, जैसे मैंने एरो बना दी है, ये बढ़ गए, तो घनत्व तो बढ़ गया ना, डेंसिटी बढ़ गई, ज़्यादा लोग उतने एरिया में जा रहे हैं। उसी के लिए अगर मैंने इसको एरिया ही बड़ा कर देता, तो एरिया यदि बड़ा कर देता तो उतना ही करंट बड़े एरिया में से जाता, तो डेंसिटी कम हो जाती। डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व, ज़्यादा घना, जैसे मुंबई में घनी बस्तियां हैं, ठीक है, तो उस केस में अमेजन में घने जंगल हैं, तो ये वाले केस में जो है वो ज़्यादा डेंस हो जाता, इस वाले केस में कम डेंस हो जाता। पाइप पतला कर देता तो वही का वही करंट यदि होता, तो उस केस में क्या होता, डेंसिटी बढ़ जाती। तो करंट बढ़ा लो तो जे बढ़ता है, एरिया बढ़ा लो तो जे घटता है, एरिया बढ़ा लो तो डेंसिटी कम हो जाती है। दिस इज द करंट डेंसिटी। तो जे है क्या, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी का पहला केस समझ में आया। तो करंट डेंसिटी का फर्स्ट केस में तुमने क्या किया कि बोला कि J इक्वल टू आई बाय, अब इससे एक फॉर्मूला निकलेगा कि I इज इक्वल टू जे इंटू ए। अब कोई बोलेगा J इंटू ए मतलब कौन सा, इंटू मतलब क्या, तो पहले ये बताओ एरिया क्या है, तो एरिया वेक्टर है और J भी वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर है तो बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो कि क्रॉस, तो उसका आंसर है डॉट प्रोडक्ट लगा रहा है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्मूला है करंट का, क्योंकि करंट तो स्केलर है, करंट कैसा है, स्केलर, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि आने वाली क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर होगी। ये इसका पहला केस बन गया, ठीक है। दिस इज, देयर आर 3 केसेस, जिसमें से केस नंबर कौन सा है, फर्स्ट। इसमें करंट कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट, और एरिया कैसा है, एरिया इज परपेंडिकुलर, या फिर एरिया वेक्टर इज पैरेलल। ठीक, अब आप इसको नोट कर लें, केस 3 में से फर्स्ट केस, तीनों केस समझाता हूँ, थर्ड केस कॉम्प्लिकेटेड है, वो जनरली मेडिकल में नहीं आता, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन लगता। नोट कर लें, मैं इसको फटाफट पॉज दबा के।
चलिए नेक्स्ट केस देखें, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, करंट इज यूनिफॉर्म, करंट इज यूनिफॉर्म। अब मैं एरिया वेक्टर की ही बात कर रहा हूं, एंड एरिया वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद द करंट। अगर ऐसा होगा तो उस केस में एरिया मेक्स एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विथ करंट। ये बाद वाला मेरे ख्याल से याद ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए एरिया वेक्टर और एरिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो एरिया वेक्टर ही बोलता हूँ और सही शब्द यही है, एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। अभी यही सोचो तो सीधी बात है, एरिया वेक्टर अगर ये एंगल बना रहा है तो एरिया 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो दोनों में थीटा का अंतर देखो, एरिया जो है वो ये है, ठीक है, इट इज एरिया और दिस इज, ये अगर बात करें ऐसे तो इसको अपन एरिया बोलेंगे, तो इसको तो अपन एरिया बोलते हैं, और इस वाले को 90 डिग्री पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो वास्तविकता में दोनों में कितने का अंतर होता है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ और उससे मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो 90 चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 90 चेंज कर दिया। अभी फिलहाल मैं क्या बात कर रहा हूँ, असली फिजिक्स। असली फिजिक्स होती है एरिया वेक्टर। अब क्या हुआ देखो, पाइप था ऐसे, यूनिफॉर्म फ्लो था, सब था जैसा कि अभी तक था। यूनिफॉर्म फ्लो था, इसका मतलब क्या था, पानी ऐसे निकल रहा था जैसा कि पिछले केस में था। अब क्या हुआ कि हमको चैन नहीं आया, चैन नहीं आया तो हमने क्या किया, एक कैंची ली, ये कैंची, और कैंची या चाकू से, ठीक है, कैंची या चाकू से हमने इसको यहां से यूं काट दिया। आ रही बात समझ में, हमने यहां से यूं काट दिया इसको। अब बताओ पाइप कितना बचा, तो पाइप कितना बचा, तो यहाँ पे अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो उस केस में पाइप जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, बचा हुआ हिस्सा तो तुमने काट के फेंक ही दिया। अब ये पाइप ऐसा कैसा है, पानी में कोई छेड़खानी नहीं की गई, इसका मतलब जितना पानी करंट पहले जा रहा था उतना ही करंट अभी भी है। लेकिन ये बताएं कि क्या एरिया बदल गया, जिस एरिया से पहले जाता था, जिस एरिया से पहले करंट जाता था, क्या जो अब एरिया आया वो पहले से अलग है, जो एरिया अभी नया आया क्या वो पहले से अलग है, तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ, ठीक है। और कोई बोल रहा है अगर नहीं तो उस केस में ये देखें कि अपन घर में सलाद बनाते हैं तो ककड़ी काटते हैं, तो ककड़ी जब काटते हैं, खीरा काटते हैं, तो ये अगर मान लो खीरा है तो अपन ऐसे स्लाइस निकाल देते हैं। जबकि शादी में खाना खाने जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वो इस तरीके से लेके आता है खीरा कटा हुआ, इलिप्टिकल रहता है, ये सर्कुलर रहता है, तो दोनों में एरिया में अंतर है ना। इसका एरिया ज़्यादा निकलेगा अगर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा काटोगे, तो तुमने ये काट दिया तो एरिया नया क्या हो गया, बढ़ गया। आ रही बात समझ में, एरिया चेंज हो गया। अब मुझे ये बताओ कि यदि एरिया चेंज हो गया तो उस केस में क्या करंट डेंसिटी बदली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, एरिया चेंज हो गया तो करंट डेंसिटी बदली गया, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, करंट अपॉन एरिया। अब ये अगर एरिया चेंज हुआ है, अगर एरिया चेंज हुआ है तो क्या करंट डेंसिटी बदली, तो यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि हाँ एरिया चेंज हुआ है, एरिया बढ़ गया है, तो उस केस में करंट डेंसिटी कम हो गई होगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन करंट डेंसिटी, नो चेंज इन जे। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, हमको तो दिख रहा है एरिया में चेंज हुआ, और एरिया में चेंज हुआ तो करंट में भी चेंज हुआ क्या, तो देखो इसकी डेफिनेशन पे जाओ वापस, इसीलिए मैंने बोला था डेफिनेशन में वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिखाया गया था। यहाँ पे जाएं अपन वापस से डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन एक बार फिर से ध्यान से पढ़े।
current density is defined as the electric current passing per unit area of cross section. Area should be normal to the current. सबसे important point है, area should be normal to the current. एरिया नॉर्मल टू द करंट होना चाहिए. नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री टू द करंट. एरिया करंट से 90 डिग्री पे होना चाहिए. एरिया करंट से 90 डिग्री पे होना चाहिए. क्या यहाँ पे एरिया दिस इज एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर. क्या यहाँ पे एरिया करंट से 90 डिग्री पे है? तो उसका आंसर है हाँ है. तो इसमें तो फॉर्मूला लगा दोगे. लेकिन क्या यहाँ पर एरिया 90 डिग्री पे है? तो बेसिकली एरिया तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, टेढ़ा ऐसा एरिया है, और करंट तो जो जा रहा है वो तो इधर जा रहा है. तो एरिया और करंट में तो कुछ रिलेशन आ गया ना, एंगल आ गया उस केस में. तो हम क्या बोलेंगे कि ये करंट, ये एरिया है और ये करंट है, एंगल आ गया. इसमें डेफिनेशन नहीं लगेगी, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा. फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर है किधर. तो बेसिकली एरिया वेक्टर ये वेक्टर होगा. दिस इज द एरिया वेक्टर. डी ए बोल दूं या ए बोल दूं, एक ही बात है. ठीक है, इसको मैं डी ए भी बोल सकता हूँ और इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फिर से देखें. पहले मेरा एरिया ऐसा था तो मैं इसको एरिया बोलता था वेक्टर. अब मेरा एरिया ये हो गया तो मेरा एरिया वेक्टर ये हो गया. ठीक है, क्योंकि वो तो हमेशा उससे 90 डिग्री पे ही रहेगा ना एरिया वेक्टर. तो पहले ऐसा था, अब हमारा एरिया वेक्टर क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया. तो पहले जो एरिया था वो 90 डिग्री पे था. ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस के साथ करंट के साथ अगर बोलें तो करंट इधर था और करंट के साथ ये 0 डिग्री पे था. एरिया वेक्टर एंड करंट किसके कितना डिग्री, 0 डिग्री. यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड करंट कितने डिग्री, तो ये करंट है ना, तो ये करंट है तो ये थीटा डिग्री, क्योंकि ऐसा उसने दिया है. यहाँ देखो दिया है एरिया वेक्टर का थीटा है किसके साथ, करंट के साथ. तो एरिया वेक्टर ही तो लिया है मैंने, एरिया थोड़ी लिया. एरिया वेक्टर का करंट के साथ कितना है, थीटा है. अब वो बोलेगा कि अब कैसे सॉल्व करोगे इस वाले केस को, यही तो केस है हमारा. तो इस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखें इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला जो वेक्टर का बनाया था वो फॉर्मूला लेना है. वेक्टर का फॉर्मूला मेरा था j इज इक्वल टू आई बाई ए. तो उसमें मैंने i ले लिया था j इंटू ए. ठीक है, और मैं यहाँ पे वेक्टर लगा दिए थे. अब तुम्हें ऐसा पता होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो बीच में कॉस थीटा ले आता है, बीच में कॉस थीटा ले आता है. तो ये फॉर्मूला बना करंट का. बेसिकली मुझे तो करंट डेंसिटी निकालनी है, और अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है तो मैं j इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा ले लूंगा. तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा j इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा. समझ में आई बात, केस 2 में. अब इसमें बताओ कि क्या एरिया बदला, इस फॉर्मूले में बताओ कि क्या एरिया बदला. तो उसका आंसर है हाँ, एरिया बदला. एरिया अब हो गया इलिप्स. अब क्या हो गया, इलिप्स. पहले क्या था, सर्कल था, यानी एरिया बढ़ा. अब एरिया बढ़ा तो उस केस में ये बताएं कि एरिया बढ़ने के बाद भी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि जे सेम रहा, जे चेंज नहीं हुआ. उसका रीजन क्या है, एरिया के साथ अब थीटा भी आ गया है. पहले जब अपन बात कर रहे थे तो इस केस की जब मैं बात कर रहा था तो उस केस में एरिया मेरा ये था और मेरा करंट भी इधर था. तो इस केस में मेरा थीटा 0 डिग्री था. अब अगर 0 डिग्री था तो मैं यहाँ 0 लिख रहा था, तो कॉस 0 क्या हो रहा था, 1 हो रहा था. 1 हो रहा था तो ये आई नहीं रहा था, आई बाई ए हो रहा था. अब अगर मैं सिर्फ ए देख के डिसाइड कर लूँ कि जे का क्या हुआ तो गलत है ना, मेरे को थीटा भी तो देखना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, थीटा नाम की चीज़ आ गई. सेकेंड केस में क्या हुआ भैया कि यहाँ पे ये थीटा नाम की चीज़ आ गई. अब थीटा आ गई, इसका मतलब सेकेंड केस में ए तो बदला ही है, लेकिन साथ में थीटा भी बदला है. और अगर ए भी बदला है और थीटा भी बदला है तो थीटा भी कंसीडर करो. तुमने ए का तो बोल दिया कि बढ़ गया, थीटा का क्या हुआ, तो थीटा भी बढ़ गया. पहले थीटा 0 डिग्री था, अरे इस वाले केस में 0 डिग्री था ना, तो पहले थीटा 0 डिग्री था. अब जो है वो थीटा कितने डिग्री हो गया, थीटा हो गया. इसका मतलब थीटा बढ़ा, और थीटा यदि बढ़ा तो उस केस में कॉस थीटा घट गया. थीटा यदि बढ़ा तो कॉस थीटा कम हो गया, क्योंकि कॉस थीटा की विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा कम होता है. जैसे 30 कॉस 30 बोलते हैं तो 1/2 होता है, जबकि कॉस 60 बोलते हैं तो √3/2 होता है.
cos 30 बोलते हैं तो √3/2 होता है, cos 60 बोलते हैं तो 1/2 होता है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे cos थीटा कम हो गया, और cos थीटा अगर कम हो गया और एरिया यदि बढ़ गया तो इन दोनों का इफेक्ट कुल मिला के निगलेक्ट हो गया, जितना ये चेंज हुआ उतना ये चेंज हुआ, तो इसको बोल दिया कि सेम रहा, और ये भी सेम रहा, तो जे भी सेम रहा ना। आई बात समझ में? तो इस केस में भी जे सेम रहेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, I/a cos थीटा, इसका ये ओरिजिनल फॉर्मूला किया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्मूला, I/a cos थीटा मोर करेक्ट। पूरा करेक्ट मतलब शब्द ये है कि ये इससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत से ऐसा बताऊं या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताऊं, कंफ्यूजन होता है। तो केस बता दिए मैंने, पहला केस बता दिया कि सादी सादी बात हो तो उस केस में क्या कर लेना, I/a लगा लेना, और अगर इसका एंगल चेंज होकर इधर हो गया तो I/a cos थीटा लगा लेना। अब तीसरे केस में करंट यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करें, करंट यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करेगा, मतलब क्या है कि यहाँ से तो करंट जा रहा है थोड़ा सा, और यहाँ से जा रहा है बहुत सारा, इस साइड से, ठीक है, कोने कोने से बहुत सारा निकल गया और बीच में गया थोड़ा सा। तो इस केस में फिर करंट चेंज हो गया ना। अब करंट चेंज हो गया तो क्या ऐसा होता है किसी केस में कि यहाँ से करंट धीरे और यहाँ से करंट ज़्यादा, या यहाँ पे करंट कम यहाँ ज़्यादा? तो हो सकता है, स्पेशली एसी के केसेस में ऐसा होता है। अल्टरनेटिंग करंट के केसेस में यहाँ से करंट ज़्यादा जाता है, बीच में से नहीं जाता, और सारा करंट सरफेस से जाता है। इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट, क्योंकि एसी फ्लोज फ्रॉम द स्किन। क्यों ये एसी में बताऊंगा, बस अभी ये ध्यान रखें, एसी फ्लोज थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन ऑफ द वायर, स्किन ऑफ द वायर। इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ, बीच में से जो करंट जाएगा वो करंट बहुत ही कम होगा। बीच में तो करंट जाएगा बहुत कम होगा, ऊपर साइड बहुत सारा करंट जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अलग, यहाँ करंट अलग, तो उस केस में ये करंट ही नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये हमारा केस 3 बन गया। ठीक है, पहले अपन ने दो केसेस में क्या बोला भाई, हमने बोला करंट इज यूनिफॉर्म, ऐसे ही बोला, क्या बोला हमने, करंट इज यूनिफॉर्म। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, करंट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यहाँ अपन ने पहले क्या बोला था, करंट इज यूनिफॉर्म। इसके पहले वाले केस में भी हमने यही बोला था कि करंट इज यूनिफॉर्म, ये करंट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब केस नंबर 1 हो चुका है करंट यूनिफॉर्म, एरिया परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर पैरेलल। केस नंबर 2 क्या, करंट यूनिफॉर्म, एरिया मेक्स एन एंगल। केस नंबर 3 लास्ट केस जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता, करंट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ करंट। इसका मतलब ना तो करंट यूनिफॉर्म है ना एंगल सही बन रहा है, एंगल जो है वो थीटा बन रहा है इस केस में, यानी कि ये सेकंड केस और अगला केस में मिक्सचर कर दिया। अब हुआ क्या, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये पाइप है। ठीक है, अब इस पाइप का जो एरिया है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये पाइप जो है वो ऐसा कुछ एरिया लिया हुआ, ऐसा कुछ क्या जरूरी नहीं है, कैसा भी एरिया ले सकता है। और इस पाइप से जो करंट जा रहा है वो करंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम सा है और फिर ज़्यादा है। अब ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ ज़्यादा हो सकता है बीच में ज़्यादा हो, या सिर्फ नीचे नीचे ज़्यादा हो ऊपर कम हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि क्या करंट का फॉर्मूला है या क्या करंट की इक्वेशन है जिसके द्वारा तुम ये बता रहे हो कि करंट कम ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी चीज़, हर जगह पर, हर थोड़ी जगह पर करंट डेंसिटी डिफरेंट आएगी। तो उस करंट डेंसिटी डिफरेंट आएगी तो उसको अपन ये सब बोल देंगे कि इस जगह का करंट अलग है, इस जगह का करंट अलग है, तो करंट को ही DI कर दें, स्मॉल करंट, और उस जगह का एरिया भी अलग है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला था J इज इक्वल टू I/A, तो उसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J इंटू A। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि DI इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू DA। और करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी इज ए वेरिएबल, हर जगह पर अलग अलग है, और अगर वेरिएबल है
तो फॉर्मूला शुड बी गिवन, शुड बी गिवन। उस क्वेश्चन में ये बताना पड़ेगा कि ये जो करंट डेंसिटी वेरिएबल है, इस केस में करंट डेंसिटी किस प्रकार से वेरी करती है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज वेक्टर भी है, तो वेक्टर भी लगाएंगे यहाँ पे और डॉट प्रोडक्ट भी लगाएंगे। तो फिर से इसका फॉर्मूला जो और बनेगा वो बनेगा डी आई जे डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इसका एंगल भी खोल लिया। इसका एरिया वेक्टर हो सकता है किसी जगह पर थीटा एंगल बनाता हो सकता है कि ये यहाँ से इस जगह पे थीटा बनाता, और ये जो सरफेस है ना ये ऐसी ना ऐसे वैसे हुई, तो इस जगह पे कुछ और एंगल बना लेता होगा थीटा डैश। तो हर जगह पे अलग जो एंगल बनाएगा तो उस पर्टिकुलर जगह का लिया जाएगा। अब देखो ये क्या है, स्मॉल करंट, स्मॉल करंट उस पूरे में से थोड़ा किसी की जगह का करंट, ये करंट डेंसिटी उस जगह की फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे। करंट डेंसिटी उस स्मॉल प्लेस की फॉर्मूले के अनुसार निकालेंगे। ये स्मॉल एरिया और उस पर्टिकुलर एरिया में व्हाट इज द एंगल, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल मतलब इतने से एरिया में एंगल, इतने से एरिया में करंट, ठीक है। फिर उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वायर का आ जाएगा या पूरे के पूरे कंडक्टर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला लगा है किसके लिए लगा है, ये फॉर्मूला लगा है स्मॉल के लिए। अब उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, तो अगली स्टेप में हम यहाँ इंटीग्रेशन डाल देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, और जो भी प्रॉपर लिमिट्स होगी उस प्रॉपर लिमिट्स में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमको ये मिल जाए। अब देखो ये वाला जो है ना ये आईआईटी के लिए ठीक है, और इसके पहले वाले जो दो हैं वो मेडिकल के लिए ठीक है। अब आखिरी वाला मैंने बता तो दिया क्योंकि कंप्लीट चीज़ बताता हूँ मैं, बीच में छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी। लेकिन केसेस जो हैं वो सबसे पहले तुम्हें जो याद रखना है वो पहला केस सबसे आसान, जे इक्वल टू आई बाय। दूसरा जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ एंगल बन रहा है, तो उस केस में क्या। अब देखो ये जो सेकंड केस है इसका एक और अच्छा तरीका समझाने का, ठीक है। सेकंड केस को समझाने का एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि ये जो एरिया था ना, एरिया ये ऐसा हो गया था। अब ये जो एरिया ऐसा हो गया था पीले कलर का, और करंट इसमें से किधर साइड जा रहा था, तो भाई करंट इस तरफ जा रहा था, ये करंट था। तो तुम क्या करो कि इस एरिया को, चूंकि ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स कर लो। एक कंपोनेंट एरिया का नीचे की तरफ कर लो ये वाला, और एक कंपोनेंट कर लो ये वाला, क्योंकि कोई भी चीज़ वेक्टर अगर होती है तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। अगर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स किए जाते हैं तो इस एरिया के भी हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए। अब एक कंपोनेंट ये वाला और दूसरा कंपोनेंट ये वाला, इस तरीके से दो कंपोनेंट्स हो गए। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऐसा है जिसमें से पानी जा रहा है या करंट जा रहा है, पहला कि दूसरा। तो उसका आंसर है दूसरा। करंट जो जा रहा है वो इसी में से जा रहा है क्योंकि करंट इधर ही था, ठीक है। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला अगर पहले वाला लगाना है तो ये वाला एरिया लेना है और ये करंट लेना है। तो अपन ने पहले जो फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था जे इज इक्वल टू आई बाय ए। तो अब करंट कितना लेना है ये लेना, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन एरिया जो है उसने अगर एंगल थीटा बना रखा था तो ये एरिया का कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया और ये एरिया का साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। तो इसका मतलब अपॉन में एरिया ना आते हुए क्या हो जाएगा, एरिया का कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। इसका मतलब जे का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो यही अपन ने यहाँ लिखा था, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो जिसको इस मेथड से समझ में आ गया वो ये सोच ले, या कोई ऐसा सोच ले कि जो हिस्सा अड़ जाता है करंट में वही एरिया लेना है। तो सबसे पहले केस में हमने यही तो करा था। इस केस में क्या हो रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो करंट में अड़ गया था, इधर वाला एरिया तो करंट में अड़ ही नहीं रहा। तो ये जो जो तीर इसको छेदते हुए निकल रहे हैं वो सारे के सारे ले लिए, तो उतना एरिया ले लिया। अब क्या हुआ, ये यूं हो गया तो इसका एक पार्ट यूं है दूसरा पार्ट यूं है, तो इसको ना लेते हुए हमने इसका एक पार्ट ले लिया। अब ये पूरा छेदते हुए जा रहा है, तो ये अगर एरिया है तो इसका कॉस कंपोनेंट हो गया डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, डी ए कॉस थीटा या ए कॉस थीटा हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये तीनों बातें बता दी है मैंने। ये तीसरा वाला से लास्ट इंटीग्रेशन वाला है, इस पर क्वेश्चन भी करा देता हूँ। बात क्या थी, बच्चे हुए तो आसानी है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक केस शुरुआत से आपको जहाँ पे भी पॉज करना है शुरुआत से ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं पॉज बोलूँगा उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा,
जिसने जो नहीं लिखा वो नोट कर लें। पॉज करें। चलिए पॉज करें। चलिए पॉज करें यहाँ पे। पॉज करें। चलिए पॉज करें। चलिए हो गया यहाँ तक। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि करंट ऑफ 12 एम्पियर flows through a wire of radius 7 centimeter. Find current density. अब बेसिकली करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पे निकलती है, एट ए पॉइंट निकलती है, लेकिन अगर सभी पॉइंट पे एक जैसी हो तो सिर्फ करंट डेंसिटी भी बोल दिया तो गलत नहीं है। सभी पॉइंट पे एक जैसी है तो करंट डेंसिटी भी बोल दिया तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो निकलती कहाँ पे, किसी पॉइंट पे निकलती है, लेकिन हम पूरे पे एक जैसा ही हो तो करंट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया, हमने बोला कि ये ऐसा है और ये फ्लो हो रहा है, मतलब सामान्य फ्लो हो रहा होगा, कुछ बताया नहीं उसने, तो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा करंट। अब करंट कितना है, तो करंट तो है 12 एम्पियर का, और जा किस में से रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो एरिया होगा सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू पाई की जगह 22/7 और रेडियस ने दे रखी है 7 × 7, ये सेंटीमीटर में है भैया। इसको मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 यहाँ, या 10 की पावर 2 नीचे लगा दो, 10 की पावर 2। अब ये मीटर में चला गया। अब कैंसिल आउट करो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, तो इसका जो एरिया आया है वो आया है 7 × 2 = 14, कैरी 154 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई इसका एरिया। अब चूंकि ये सिंपल केस है, केस 1 है, और केस 1 है तो उस केस में हमने क्या बोला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, J = I/A लगा देना। करंट कितना जा रहा है भाई इसमें से, 12 एम्पियर, तो करंट की जगह मैंने लिख दिया 12 एम्पियर। और कितने का एरिया है, तो ये वाला एरिया है, तो एरिया की जगह मैंने क्या लिख दिया, 154 × 10 की पावर -4। अब इसको कैलकुलेट कराते हो गया 12 × 10 की पावर 4, यानी ऐसा हो गया, और डिवाइडेड बाय 154 हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाता, कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 × 6 = 12, और ये 2 × 7 = 14, और बचा तो 2 × 7 = 14, ठीक है। अब इसका वैल्यू 60,000 डिवाइडेड बाय 77 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। किसी को पॉइंट में लेना है तो डिवाइड करके देख लें, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 60,000 डिवाइडेड बाय 77। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देख लें, हाथ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द अबव क्वेश्चन इफ एरिया वेक्टर, अब यहां देखना एरिया और एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द करंट, फाइंड J। अब जब एंगल बन गया तो एंगल बन गया तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया भैया, J = I/A cos थीटा। अब इसमें ध्यान रखना है थीटा किसके साथ था, तो एरिया वेक्टर के साथ था, तो क्या उसने एरिया वेक्टर शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसका आंसर है हाँ, एरिया वेक्टर ही तो इस्तेमाल किया। इसका मतलब बेफिक्र हो गया, हम थीटा की जगह 53 रख सकते हैं। अगर मान लो उसने यहाँ पर एरिया ही इस्तेमाल किया होता, तो एरिया इस्तेमाल किया होता तो तुम ये 53 ना रखते हुए 90 - 53, इसका मतलब 37 डिग्री रखते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे तुम गड़बड़ी कर सकते हो।
एरिया वेक्टर के लिए फॉर्मूला बना है, एरिया वेक्टर ही सही टर्म है फिजिक्स की, एरिया है ही नहीं। तो एरिया कभी बोलते हैं तो एरिया में वो 37 90 माइनस 53 करना चाहिए। एरिया वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर के ही फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, भले ही 10 बार लिखना पड़े, परीक्षा में गलत ना करें। एरिया वेक्टर का फॉर्मूले है ये, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है, तो जो एरिया होता है उससे 90 डिग्री पे जो होता है इट इज़ एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया से 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर होता है, और ये फॉर्मूला एरिया वेक्टर के लिए ही है, और क्वेश्चन भी बाई चांस एरिया वेक्टर के लिए, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई, करंट कितने एम्पियर था भैया, 12 एम्पियर था, अपॉन में एरिया कितना था, तो एरिया अपन ने निकाला 154 इंटू 10⁻⁻7 था, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस ऑफ 53 और इसके अंदर डालना। तो जे इज इक्वल टू हो गया 12 इंटू 10⁻⁻7 नहीं है, -4 है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो गई, और अपॉन में 154 इंटू कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो गया 12 5 60 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 154। अब इसको जैसा भी करना है तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो इट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर तुम उतार लेना उसको, अभी जल्दबाजी क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक का। अब एक क्वेश्चन ये आईआईटी मेंस में आया हुआ है, तो उससे तुमको ये अंदाज लग जाएगा कि वो इंटीग्रेशन वाला कैसे करना है, थोड़ा वो भी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो उसका है, वो जो आईआईटी मेंस का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें एग्जैक्ट क्वेश्चन में ऐसा कैसे ही आया है, करंट डेंसिटी is given by J is equal to J naught R एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है। What is the total flow of current in the wire? What is the total flow of current in the wire? Given R is the radius of the पाइप। बेसिकली ये R की जगह मैं इसको कैपिटल R करूँ। ठीक है, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द पाइप। और स्मॉल r क्या होता है, तो स्मॉल r यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए स्मॉल r क्या होता है। तो स्मॉल r इज रेडियस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, रेडियस एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी निश्चित जगह पर रेडियस। अब कवि क्या कहना चाहता है अपनी इस कविता के माध्यम से, ये सबसे पहले पता करें, क्योंकि आधा तो समझ ही नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा। तो देखें, सबसे पहले पाइप है, ये तो समझ में आया, पाइप मतलब कि वायर है। तो वायर है तो ये पाइप है या वायर है, इसमें से करंट बह रहा है, बहने दो। अब करंट जो बह रहा है उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कहीं पे ज़्यादा करंट बह रहा है, कहीं पे करंट बह रहा है कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो पहली चीज़ समझ में आई बात, करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे ही ये समझ में आया शब्द कि करंट डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब करंट इज नॉट यूनिफॉर्म, और करंट अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन लगेगा। यहाँ तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन से होगा, ये केस 3 है। ठीक है, करंट इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट इज केस 3। अब करंट यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर बताए कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। तो उसने उसके लिए फॉर्मूला दिया है कि करंट डेंसिटी इस प्रकार से है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी बदल रही है J बराबर J नॉट R से, जहां पे J नॉट इज ए कांस्टेंट, ये भी दिया है यहाँ पे, J नॉट इज ए कांस्टेंट। अब J नॉट क्या होता है, तो शुरुआत में कोई करंट डेंसिटी रही होगी। मैं सिर्फ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। J नॉट की वैल्यू मान लो कि 100 है।
ठीक है, इसका मतलब करंट डेंसिटी पहले 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर रही होगी कहीं पे, मान लिया अपन ने, ठीक है, नहीं तो तुम बोलो कि ये कहाँ से लिया, मान लिया। अब क्या होएगा कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, अब बताओ ये आर क्या है, तो आर ये है, इस पर्टिकुलर जगह का आर इतना है, फिर इसके ऊपर जाओगे तो आर कुछ और आएगा। अरे ये आर ऐसे होंगे ना, ऐसे, कभी पेड़ को कटा हुआ देखा, उसके अंदर अलग अलग रिंग्स होती हैं, अलग अलग, तो ये रिंग्स की रेडियस है, ठीक है, आर इज द रेडियस एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ए रिंग। और रिंग बड़ी होती जाएंगी, जो सबसे छोटी रिंग होगी उसकी रेडियस 0 होगी, और जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसकी रेडियस आर इज इक्वल टू आर होगी, क्योंकि उसने बोला है कि पाइप की रेडियस ही आर है, तो जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, क्योंकि उसने बोला है कि आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप। तो बिल्कुल नीचे जाओगे तो ये वाली रिंग तो 0 रेडियस की हो गई, फिर रेडियस धीरे धीरे बढ़नी चालू हुई, और बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, वो आर की रेडियस का हो गया वो। तो ये क्या बोल रहा है कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं आर बराबर 1 ले लेता हूँ, तो मुझे 100 ही मिलता है जे, इस फॉर्मूले में रखो ना आर बराबर 1, तो जे कितना मिला तुम्हें 100। लेकिन अगर मैंने आर बराबर 2 ले लिया, इसका मतलब मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो 100 तो है ही, 100 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 200, फिर 3 पुट करूंगा तो 300। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर करंट डेंसिटी 0 है, फिर 100 हो जाती है, फिर 200 हो जाती है, फिर 300 हो जाती है। इसका मतलब सरफेस पे जाते जाते और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बीच में से कोई नहीं जाना चाह रहा, और जैसे जैसा ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, हाईएस्ट करंट सरफेस पे जा रहा है, बिल्कुल ही कम सा करंट जो है वो बीच में से जा रहा है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब ऐसे केस में व्हाट इज द टोटल करंट, तो भैया ये एक हिस्सा लिया, कंसीडर करो इसको, उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने माना है और तुम्हें समझाने के लिए माना, ठीक है ना। अब तुमको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, तो ये करंट डेंसिटी वेरी कर रही है इस फॉर्मूले से। इसका मतलब ये है कि बीच में से तो करंट बिल्कुल ही नहीं जा रहा यहाँ से, और उसके ऊपर करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहा। तो हमने क्या बोला कि ठीक है इस तरीके का सिस्टम है ना, तो ये जो करंट लेके वायर घूम रहा है इसका एक रिंग कंसीडर करो, ठीक है, इसकी एक रिंग कंसीडर करो। अब ये रिंग को मैं को थोड़ी बड़ी बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए करते क्या है इस इंटीग्रेशन में। तो ये रिंग इतनी बड़ी बना देता हूँ। अब इसका एक रिंग कंसीडर करो ऐसी जिसकी विड्थ भी हो थोड़ी सी, ये नीला नीला जहाँ पे मैं कलर भर रहा हूँ ना, ये उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, और ये रिंग मैंने कंसीडर करी। अब ये रिंग मैं इधर बना देता हूँ कि करा क्या मैंने, तो सामने से देखने पर, इसका मतलब यहां से देखने पर ये रिंग मुझे ऐसी दिखेगी, ठीक है, और ये रिंग ऐसी दिखेगी, ये कलर भरा हुआ ऐसे दिखेगा। तो इस रिंग की 2 रेडियस होंगी, एक रेडियस जो है वो आर है, और थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा रेडियस है वो डी आर है, इसलिए इसकी यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस होगी वो आर प्लस डी आर होगी। ये डी आर क्या चीज है, तो डी आर इसकी थिकनेस है, डी आर इज द थिकनेस ऑफ रिंग, रिंग की थिकनेस। ऐसा मैंने कंसीडर करी एक रिंग, और इससे जाने वाला करंट कंसीडर किया, ये जो आ रहा है ना इधर से, ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा सोचो कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे उगे हुए हैं ये करंट, तो ये करंट इस रिंग में से जा रहा है। तो ये करंट को के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि ये करंट कितना बनेगा, तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, देखो पहले यहाँ था, ये रहा, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो मैंने क्या बोला कि इतने हिस्से में से स्मॉल करंट थ्रू स्मॉल रिंग, ये वाली स्मॉल रिंग से जो करंट स्मॉल जा रहा है वो क्या है, डी आई है। और डी आई का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है अभी, जे डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब जिसमें j क्या है, तो डी आई इज इक्वल टू जे, जे इज गिवन, जे उसने बोला है कि वो जे नॉट इंटू आर है, जहाँ पे आर उसकी रेडियस है इसकी रिंग की अंदर की, तो इट इज जे नॉट इंटू आर, मैंने इस जे की जगह लिख दिया जे नॉट इंटू आर।
अब बचा एरिया। अब ये एरिया किसका, तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया। तो डी ए इज द एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल है ना वो छोटी सी रिंग। अब उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया होगा डी ए विच इज इक्वल टू 2πr/dr। ठीक है, उसका एरिया कितना होगा, डी ए इज इक्वल टू 2πr/dr। अब देखो ये तो तुम रट लो, नहीं तो मैं समझाने बैठूंगा। ठीक है, तो तुमको एक शॉर्टकट से समझा देता हूँ। चलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है ना। इसको इधर साइड डी ए लिखो, इधर लिखो पाई, इसका डिफरेंशियल कर दो, तो डिफरेंशियल होता है 2r। अरे ऊपर से पावर खुद ही आ गया, 2r हो गया ना, और r का डिफरेंशियल होता है dr। तो इसका डिफरेंशियल किया, ये आया, पाई इधर आया, r² 2r और ये dr। ये इसका पूरा डिफरेंशियल करने से मुझे एरिया स्मॉल मिल जाता है। ये एरिया बड़ा, इसका डिफरेंशियल करने से एरिया स्मॉल, 2πr/dr। ये शॉर्टकट तरीका है याद रखने का। तो ये एरिया जो आया है ना एलिमेंटल रिंग का, मैं इसकी जगह लिख दूंगा। तो इसकी जगह लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू डी आर कॉस थीटा। अब थीटा में तो कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि करंट ही इधर जा रहा है, तो इस वाले से तो 90 डिग्री पे ही निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर एरिया वेक्टर की बात करूँ तो स्मॉल एरिया वेक्टर इस साइड है और करंट भी इस साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ लिया जाता है ये। अब इससे तुम्हें डी आई मिला, डी आई कितना मिला, J0 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r² इंटू डी आर। अब तुम क्या करोगे, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दोगे। तो मैं इस तरफ और इस तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को 0 से चालू हुआ करंट आई तक पहुंच जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो r है, सबसे छोटा रिंग कौन सा है, ये वाला है। सबसे छोटा रिंग कौन सा है, ये वाला। और इस रिंग से बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा रिंग कौन सा हो गया, ये वाला। इसका मतलब लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, कैपिटल R। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल R, क्योंकि रिंग बढ़ती जा रही है। तो लोएस्ट रिंग जो है वो 0 की है और हाईएस्ट रिंग जो है वो कैपिटल R की है। इसको इंटीग्रेट किया, ये आई हो गया, ये 2π/J0 बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचा सिर्फ 0 से लेके r तक r² dr। अब बोलेगा कोई कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2π/J0 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, r² का क्या होता है, r³/3। ठीक है, ये 0 से लेके r। अब देखो, जिसको इतना भी इंटीग्रेशन नहीं आता उसको 12th पढ़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो अगर सिर खुजा रहा तो बेसिक डिफरेंशियल के फॉर्मूले देख लें पहले, मेरे वेबसाइट पे दिए हुए yesphysics.com। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे है, यूट्यूब में यस फिजिक्स देखे, उसके अंदर देख ले फॉर्मूले डिफरेंशियल के। तो ये r³/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे तुम्हें आई मिलेगा, आई इज इक्वल टू 2π/J0 r³/3। इतना टोटल करंट उसमें से जा रहा हो। ठीक है, आईआईटी के आंसर ऐसे गंदे से आते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लें। अब इसको यहाँ से नोट करना चालू करें। यहाँ तक तो हमने कर लिया था शायद, मेरे ख्याल से यहाँ से करना है। तो मैं पॉज बोलूँगा तो पॉज दबाते जाना। पॉज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉज फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉज फॉर क्वेश्चन नंबर 3 और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉज फॉर क्वेश्चन नंबर 3, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉज दबाएं। चलिए यहाँ तक हो गया है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तुमको करंट डेंसिटी। अब न्यूमेरिकल्स और करेंगे अपन अगली क्लास में।